औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शुरकाए वर्कशॉप, आज आप लोगों को जिस मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया गया है वो है न्यू एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। कि गवर्नमेंट ने जो 5वीं 8वीं के इम्तहानात का एक नया निज़ाम राइज किया है, उस निज़ाम की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। गवर्नमेंट ने डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट की ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि ये पैगाम तमाम स्कूलों तक पहुंच जाना चाहिए। इस मैसेज का पहला हिस्सा जो है ये है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम क्या चीज़ है? लर्निंग आउटकम आर स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। यानी बेसिकली ये क्या हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसे फ़िक्रे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे से, उनको हम क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम्स। अब मामला ये है कि ये लर्निंग आउटकम्स हम किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कब करेंगे? एक सवाल है ना। किसी से हम कोई चीज़ जब एक्सपेक्ट उस वक्त करेंगे जब हम उसको कुछ करवाएंगे। यानी पहले हम कोई लर्निंग एक्टिविटी करवाते हैं, उस लर्निंग एक्टिविटी को करवाने के बाद हम बच्चे से क्या तवक्को रखते हैं, वो फ़िक्रे जो इस चीज़ का इजहार करें, उन्हें हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। लर्निंग आउटकम हमने स्टार्ट कहाँ से करनी? स्टूडेंट कैन, यानी बच्चा कर सकता है। क्या कर सकता है? मसलन बच्चा 2 हिंसी एदाद की जमा कर सकता है। हमने लर्निंग एक्टिविटी कौन सी करवाई? बच्चे को जमा सिखाई। जमा सिखाने के बाद अब हमारी उससे तवक्को क्या है कि वो 2 हिंसी एदाद को जमा कर सके। तो इसके लिए हम जो लर्निंग आउटकम लिखेंगे वो होगी कि स्टूडेंट कैन ऐड 2 डिजिट नंबर्स। स्टूडेंट कैन ऐड 2 डिजिट नंबर्स। अब देखें कि यहाँ पर गौर करने वाली बात जो होती है लर्निंग आउटकम में वो क्या है? How we emphasize what students will be able to do। यानी हम किस तरीके से स्ट्रेस करेंगे कि बच्चे क्या कर सकते हैं। ये जब अभी एक एक्टिविटी आपको हम करवाएंगे, उस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि आप कैसे सोचते हैं और असल में क्या हम सही जगह पे एम्फेसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा इसमें देखें, द कीवर्ड इज डू। यानी बच्चा क्या कर सकता है। कर सकता है जो है असल वो बात है कि करने की उसकी कौन सी सलाहियत है। तो डू के ऊपर हम फोकस करते हैं, और जब हम इस पे फोकस करते हैं तो हमारी एक बेसिक नीड डेवलप होती है, और वो नीड क्या होती है? एक्टिव वर्ब। यानी इनमें से अब हमने कोई वर्ब इस्तेमाल करना है जो उसकी करने की उस सलाहियत का सही मानों में इजहार कर सके। ये लर्निंग आउटकम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट। सवाल ये आता है कि लर्निंग आउटकम्स की ज़रूरत क्यों है? ये बहुत अहम इशू है। आप देखें बच्चे को कैसे मदद मिलती है। हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। भाई कैसे हो जाता है कि लर्न मोर इफेक्टिवली? आप देखें आप सारे बैठे हैं और आपका टारगेट क्या है कि हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ना। यही टारगेट है। अब आप देखें कि अगर मैं ये कह दूं इस सेशन के बाद आप लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं, क्या आपकी जो डायरेक्शन थी उसमें कोई फ़र्क आया? पहले मेरा टॉपिक मैंने आपके सामने क्या लिखा था? जस्ट लर्निंग आउटकम्स। अब मैंने क्या कहा है आपसे कि इस सेशन के बाद आप लर्निंग आउटकम्स लिख सकते हैं। देखें बात आ गया कि वो डू में आ गया कि भाई आपको असल करना क्या है। ठीक है, पहले आपका फील्ड जो था वो क्या था? वास्ट था। अब फील्ड क्या हो गया? नैरो हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब देखें कि मेक इट क्लियर व्हाट स्टूडेंट्स कैन होप टू गेन फ्रॉम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर कोर्स और लेक्चर। आपने देखा होगा कि किताबों में चैप्टर्स के शुरू में कुछ लर्निंग आउटकम्स लिखी होती हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारी किताबों में जो सामने चीज़ चैप्टर के शुरू में लिखी होती है, क्या वो लर्निंग आउटकम्स हैं या वो मकासद है? ऑब्जेक्टिव्स हैं या लर्निंग आउटकम्स हैं? ज़रा हम ऑब्जेक्टिव और आउटकम
इनको क्लियर कर लें। लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो हैं ये हमारे क्या हैं? मकासद। मकासद का तयन हमेशा कोई काम करने से पहले होता है। और लर्निंग आउटकम्स क्या है कि कोई काम करने के बाद हासिल क्या हुआ है, कि उस एक्टिविटी का फाइनल नतीजा हमारे पास क्या आ रहा है। अब आ गया कि टीचर्स को ये कैसे फायदा देते हैं। स्टूडेंट को तो फायदा हो गया कि उसे पता चल गया कि मैंने किस चीज के ऊपर कितना स्ट्रेस करना है और मुझसे मेरे टीचर ने क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई। रह गया मामला कि टीचर्स, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो छठी क्लास में उस वक्त इंग्लिश शुरू होती थी, ठीक है जी। अब छठी सातवीं में ना एक कहानी लिखी होती थी। क्या होता था कि पहले कुछ फिक्रा सा लिखा हुआ है, आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, फिर फिक्रा लिखा हुआ है, आगे फिर डॉट डॉट्स लगे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? आउटलाइंस। क्या कहते हैं जी? आउटलाइंस। अब वो खाका या आउटलाइन, क्या कहानी हम उसको जस्ट फिल करके लिख लिया करते थे? वो एक स्केच होता था, बाकी फिक्रे हमें खुद बनाने पड़ते थे और सारी कहानी हम खुद मुकम्मल करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से जो लर्निंग आउटकम है ये एक खाका टीचर को दिया जाता है कि ये एक खाका है, बाकी उसने वहां पर लेसन प्लान अपना हर चीज जो है ये खुद बनानी और उसको बनाने के बाद फिर उसने क्या करना है? आगे बच्चों को ट्रांसमिट करना। लिहाजा उसके लिए एक गाइडेंस मौजूद है। हेल्प टीचर्स टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये दूसरा पॉइंट टीचर्स के लिए। आप देखें कि फर्ज करें ये ग्रुप जो है, मेरी लर्निंग आउटकम ये है कि इनको कुछ पढ़ाने के बाद ये किस काबिल हो जाएंगे कि ये अपना नाम कलम के ज़रिए लिख सकें। यानी कलम के ज़रिए ये ग्रुप जो है, मैं इससे एक्सपेक्टेशन ये ले रहा हूँ, मैंने एक्टिविटी करवा ली इन्हें, अब मेरी तवक्कुआत इनसे क्या वाबस्ता है कि ये कलम के ज़रिए अपना नाम लिख सकते हैं। इससे मैं ये चाहता हूँ, ये जो ग्रुप है इससे मैं ये चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर के ज़रिए अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन लर्निंग आउटकम्स दो में मैंने फ़र्क डाल दिया। ये क्या है? कलम के ज़रिए अपना नाम लिख सकते हैं और ये कंप्यूटर के ज़रिए अपना नाम लिख सकते हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने इन दोनों ग्रुपों को पढ़ाना है। फ़र्ज़ करें कि नए ग्रुप है मेरे सामने, मैंने इनको पढ़ाना है। क्या मेरा दोनों को पढ़ाने का तरीका एक होगा? क्यों जी? मुख्तलिफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग आउटकम्स हमें गाइड करती हैं कि हमने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है उसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद लर्निंग आउटकम्स में एक और पॉइंट भी आता है। ये हमें गाइड करती हैं कि एक पर्टिकुलर लर्निंग एक्टिविटी जो है उसको किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए। जब आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, एक्टिविटी बनी हुई है, अक्सर आपको पता है हमारे मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो एक्टिविटीज़ बना देते हैं। अगर वो साथ लर्निंग आउटकम उसकी नहीं लिखते तो हम उस एक्टिविटी को करवाएंगे ज़रूर, लेकिन इशू क्या आएगा? हमें उससे किस डेप्थ तक करवाना है, किस डेप्थ तक उसको लेके जाना है, उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा ये टीचर्स को एक फ़ायदा होता है कि वो अपने कोलीग्स को कम से कम सही एक लर्निंग एक्टिविटी को समझा सकें। ये एक ज़ुबान है टीचर की। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, असिस्ट टीचर्स इन सेटिंग एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन द मटेरियल्स डिलीवर्ड। मसलन मैंने दो ग्रुप आपके सामने रखे थे। एक ग्रुप रखा था जो कलम के ज़रिए अपना नाम लिख सकता है, दूसरा ग्रुप रखा जो कंप्यूटर के ज़रिए अपना नाम लिख सकता है। तो मुझे ये बताएं कि क्या दोनों को मैं पेपर एक ही दे दूंगा? चलें, मैंने उनको कंप्यूटर का पेपर दे दिया, ठीक है, इनको मैंने पेपर पेंसिल टेस्ट दे दिया, उनको कोई कंप्यूटर की चीज़ दे दी। आप देखें, क्या मैं उसी तरह कहूँगा कि ठीक है जी आप भी कागज़ पर लिख दें वो भी कागज़ पर लिख दें? ऐसे नहीं होगा। पूरी जो आपकी एग्जामिनेशन की एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी?
चेंज हो जाएगा। यानी एग्जामिनेशन को सेट करने में भी हमें मदद मिलती है। उसके बाद जो एप्रोप्रिएट असेसमेंट स्ट्रेटेजी जो हमने यूज़ करनी है, उसको प्रॉपरली कौन सी चूज़ करनी है और उसको आगे कैसे यूज़ करना है, इन दोनों मामलात में ये हमारी मदद करती हैं। यहीं से एक और पॉइंट भी जो कि बहुत अहम है, हमारा महकमा जो है हुकूमत पंजाब का महकमा तालीम, आप देखें कि इसमें कितने असातिज़ा हैं, 2,99,000 फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। आप कितने लोग बैठे हैं इधर? 24-25 लोग बैठे हैं। अगर 24-25 लोगों को मैं एक साइड से इनको एक मैसेज देता हूँ कि मेरा ये पैगाम आगे पहुँचा दीजिएगा, ये जो पीछे साहब बैठे हैं उनको बता देते हैं, वो नेक्स्ट को बताते हैं, वो नेक्स्ट को बताते हैं। एक ये तरीका है मेरा जिससे मैं आगे अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। दूसरा मेथड बड़ा सिंपल है कि मैं क्या करूँ, इधर एक नोटिस बोर्ड पर लिख के लगा दूँ अपना मैसेज। मुझे ये बताएं कौन सा तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर होगा? नोटिस बोर्ड पर जो लिखने का है। इसीलिए गवर्नमेंट के तमाम ऑर्डर्स क्या होते हैं? लिखे हुए होते हैं। आप देखें कि जितने ऑर्डर्स हम करते हैं वो बाकायदा नोटिफिकेशंस होती हैं, लिखे हुए होते हैं। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं समझना चाहिए कि एक ऑफिसर वर्बल ऑर्डर दे रहा है तो उसकी अहमियत नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। वर्बल ऑर्डर जो है उसकी भी उतनी ही अहमियत होती है, लेकिन मसला क्या है, दरमियान में हम लिखी हुई बात पर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उसमें एम्बिग्विटी कम हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो शक है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखें कि इसमें एक पॉइंट और, वो क्या कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं इनका फ़ायदा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को होता है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट। आप अपने आप को समझें कि आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, बहुत ऑनेस्ट हेडमास्टर। मैंने एक फैक्ट्री लगाई है और मैं चाहता हूं कि उस फैक्ट्री में 5 बेहतरीन किस्म के वर्कर रखूं। आपका स्कूल है, मैं आपके पास जाता हूं और जाके कहता हूं कि मुझे 5 बहुत अच्छे वर्कर चाहिए। आपके पास कौन सा टूल होगा जिससे आप मुझे अच्छे वर्कर देंगे? आप इवैल्यूएशन पर जाएंगे ना, आप रिजल्ट्स देखेंगे, आप कहेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो बच्चे आप 5 बच्चे जो हैं वो मेरे हैंड ओवर करेंगे कि ठीक है सर आप इनको जॉब दे दें। ज़रा सोचें, अब मैं सवाल अपना बदलने लगा हूँ आपसे। मैं कहता हूँ मुझे 5 वो बच्चे चाहिए जो ज़रा हिसाब किताब में अच्छे। अब आप क्या करेंगे? अब भी जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं को देंगे मुझे। अब आप देखें सब्जेक्ट में चले गए, फौरी तौर पर आप मैथमेटिक्स को देखेंगे कि मैथमेटिक्स में किनके मार्क्स अच्छे हैं, आप उन बच्चों को मेरे हैंड ओवर करेंगे। क्यों जी, ऐसे ही होगा। अब ज़रा गौर करें, मेरी डिमांड ये है कि मुझे वो बच्चे चाहिए जो शेप्स का एरिया बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सके। अब आप देखें कि इसके लिए मैंने आपसे सवाल कर दिया कि शेप्स का एरिया जो अच्छे तरीके से फाइंड कर सकें। अब आपका जो मौजूदा निज़ाम है इसमें किसी जगह पर ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है? दिस इज़ द पॉइंट कि जिस वजह से हम लोग फंस जाते हैं कि हमारे पास कोई हेडमास्टर के पास ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो सब्जेक्ट तक तो जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, वो मार्क्स अगर किसी के 80 मार्क्स हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो शेप्स के एरिए को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझता। हो सकता है उसने वही सवाल छोड़े हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें कह सकते हैं हम कि इसमें हम कॉन्टेक्ट में नहीं जाते, ओवरऑल जो उसका सब्जेक्ट की जी वैल्यूएशन करते हैं। बिल्कुल कि भाई कंटेंट के हवाले से हमारी पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास ओवरऑल सब्जेक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब आप देखें कि हेडमास्टर से डिमांड हुई पर्टिकुलर एरिया की, या अखबार में हमने एडवर्टाइज किया। अब ज़रा आप जनरल देखें इसको, अखबार में क्या किया हमने, एडवर्टाइज किया कि एक आदमी जिसकी एमए तालीम हो और वो आगे सब्जेक्ट दे दिया रियाजी, और उसके बाद क्या है जी, बात ख़त्म हो गई। हमारे पास 1000 एप्लीकेशन एक पोस्ट पर आ गई, ठीक है।
ज़रा इसी पहलू को इस तरह से सोचें। मुझे चाहिए थे वो लोग जो शेप्स का एरिया बेहतर तौर पर बता सकते। मैं अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये बात लिखता कि शेप्स का एरिया जो अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और बच्चों के पास जो रिजल्ट कार्ड होते या हेडमास्टर के पास जो रिपोर्ट्स होती, उन रिपोर्ट्स के ऊपर वो सारे एरिया वाइज चीज़ें मेंशन होती, तो क्या ख्याल है फिर मेरे पास 1000 बच्चा अप्लाई करता? ज़रा सोचें कि क्या मेरे पास फिर 1000 बच्चा अप्लाई करता? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात कि कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ दोनों का हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स पे मुश्तमिल निज़ाम, इसमें बेनिफिट क्या है। सारे कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आजकल एक एप्लीकेशन कितने की है? 25 रुपए तो लग जाते हैं ना। अगर 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है तो इस कौम का 25,000 ज़ाया हो गया। उसके बाद जो आगे बैठे हुए हैं प्रोसेसिंग करने वाले, वो भी तनख्वाह ले रहे हैं, उन्होंने भी आगे जो एम्प्लॉयर है उसका भी तो मसला है ना बेचारे का, कि इतना सॉर्ट आउट करके फिर एक बंदे तक वो पहुंचा है। लिहाजा दोनों साइडों पे हम क्या कर रहे हैं, जो मनी है ये वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी कौम का। तो हमें क्यों नहीं निज़ाम को ठीक कर लेना चाहिए। एक्टिविटी जी आप लोगों के लिए ये काम आपने करना ताकि आप समझ सकें। गौर करें, ये जो पहला कॉलम है, ये सवाल मैंने एक क्लास को हल करवाए। सवाल कौन से? 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5 और 1 + 5 = 6। ये 5 सवाल मैंने क्लास में हल करवाए। अच्छा जी, बता सकते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है? सोच लें, पहले सोचने का भी तो टाइम देना कि बच्चा क्या कर सकता है। ये हमने 5 सवाल उनको हल करवाए। क्या कर सकता है उसको समझ आ चुकी है। सर ही डू इट, डिजिट नंबर वो एडिशन है, वो करें। आप देखें, आप लोगों ने क्या कहा कि बच्चा एडिशन कर सकता है। चलें, अब आपने इससे आगे ये बात की कि आपने ये बात की कि वो सिंगल डिजिट एडिशन कर सकता है, यही बात की है। अब मेरे भाई ने उसको और स्पेसिफिक किया है। एक साथी ने और कहा कि कहीं इसमें मैं कोई और मिसाल ना दे सकूं। इन्होंने कहा कि जिसका जवाब भी सिंगल डिजिट हो। यहां तक अब जरा देखें, अगर मैं 1 + 6 कर दूं, मैं उस बच्चे को चेक करना चाह रहा हूं, कहां तक मैंने करवाए? 1 + 5 तक। मैं उसको सवाल दे देता हूं 1 + 6, क्या ख्याल है, कर सकता है या नहीं कर सकता? मुझे ये बताएं कि क्या इसमें डाउट आया है कि नहीं आया? डाउट का आंसर कुछ ना कुछ आ गया है, इसमें शक आ गया है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली उसको ये चीज करवाई नहीं थी। ठीक है, नहीं, हमने 5 तक करवाया ना। But sir, actual learning doesn't depend on the things which we have done in the class. जी, In fact, बिल्कुल, ये learning बात is आपकी- the student should be able to do something new. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन कहां तक होनी चाहिए। इशू ये नहीं है कि वो क्या सीख चुका है, इशू ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से क्या होनी चाहिए। बीइंग एजुकेशनिस्ट, जरा इसको लिमिट करें। स्टूडेंट कैन ऐड 1 इन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट कैन ऐड 1 इन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आप मेरे कोलीग हैं, मैं कहता हूं आप मेरी क्लास को जाके चेक करें। मैंने आपसे आके कहा कि माई स्टूडेंट्स कैन ऐड 1 इन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जाएं, जाके टेस्ट कर लें। अब मेरी क्लास में से आपको शायद ही कोई बच्चा ऐसा मिले, एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैं ये समझता हूं कि 100% रिजल्ट यहां पे आएगा। इससे आगे देखें, जरा इस कॉलम पर गौर करें। ये सेकंड कॉलम जो है, इसको देखते हैं हम। पहला सवाल है 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 1 + 3 = 4 और 3 + 3 = 6। अब जरा इसमें गौर करना है आपने कि एक क्लास, ये पहली क्लास नहीं है, अब कोई नई क्लास है, उस क्लास को मैंने ये सवाल हल करवाए, व्हाट दे कैन डू।
student can add first three natural number. इन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट कैन ऐड फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। जरा गौर करें कि ये कॉलम मैंने किस लिए रखा हुआ था। जो बात इन्होंने की है, स्टूडेंट कैन ऐड फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये भी तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ही हैं। अब सोचने वाली बात आ गई। लिमिट करें इसको कि जो एग्जैक्ट सूरत हाल की अक्कासी करे। Student can add any two out of first 3 natural numbers. जी, ये बात हुई ना अब कि इन्होंने क्या कहा है कि स्टूडेंट कैन ऐड एनी 2 आउट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। देखें जी, पॉइंट यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां पे मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें 1 + 1 है? No, sir. जरा गौर करें कि 1 + 1 इसमें नहीं है, लेकिन इनकी बात ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि हमने उससे ज्यादा मुश्किल चीज बच्चे को करवाई हुई है, इसलिए हम ऑलमोस्ट 100% श्योर हैं कि वो 1 + 2 कर लेता है तो 1 + 1 जरूर कर लेगा। बात समझ में आ गई? यानी हमने बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन है, जो लर्निंग आउटकम में जिसका हमने तयन करना होता है, वो इस तरह से करना है कि बच्चा क्या कर सकता है, डेफिनेटली बच्चा क्या कर सकता है। यानी एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। अच्छा जी, अब इसमें देखें, ये 3 कॉलम्स आपके सामने। अब मैं इससे आगे लेके आपको जाने लगा हूं, पहले इनको देख लें अच्छी तरह कि मैंने किस तरीके से सवाल बनाए। यहां पे देखें, अब इसके लिए लर्निंग आउटकम क्या होगी? Students can add any 3 of first 3 natural numbers. स्टूडेंट कैन ऐड एनी 3 ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। अब ये बात ठीक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं जी। याद रखें जो मैंने टारगेट आपको दिया था कि आप लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं। देखें, डिसाइड करना और चीज़ है, अंडरस्टैंड करना और चीज़ है, लेकिन लिखना और चीज़ है। तो पहली बात है ट्राई राइटिंग देम। उस वक्त तक आप कभी भी इस काबिल नहीं होंगे जब तक आप पहले लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। और याद रखें कि लर्निंग आउटकम कभी भी पहले स्टेप में सही नहीं लिखी जाएगी। और याद रखें कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स लिखने के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, वो एक दिन में 3 से 4 लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं। एक दिन में 3 से 4 लर्निंग आउटकम्स लिखी जाती हैं। आपने परेशान नहीं होना कि हम तो 2 मिनट के सेशन में लर्निंग आउटकम लिखने के काबिल क्यों नहीं हुए। लें जी, अब मैं आपको लर्निंग आउटकम में लिखवाऊंगा ज़रूर, ये बात ज़हन में रखनी। इसमें देखें, पहला काम क्या है? ट्राई राइटिंग देम यूजिंग एक्शन वर्ब। दूसरा काम क्या है? ट्राई राइटिंग देम एंड देन आस्क ए कोलीग whether they know what is expected of them। ताकि आप अपने कोलीग से ये पूछ लें, वो आपको बता देगा कि मैं इससे क्या समझा। उससे आपको आइडिया होगा कि जो मैं समझ रहा हूं ये वो बात है कि नहीं है। ट्राई टू राइट ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन लर्निंग आउटकम मैंने दे दी। स्टूडेंट कैन ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स। आपने करना क्या है? आपने एक टेस्ट डेवलप करना है उस क्लास के लिए जिसके अंदर सलाहियत क्या है कि स्टूडेंट्स कैन ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स। इसके लिए लिमिट है, टेस्ट जो है वो 30 मिनट्स का होना चाहिए। नंबर 1, एक सफ़े से ज़्यादा आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2, और क्लास में कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, दरमियाने बच्चे भी होते हैं और लाइक बच्चे भी होते हैं। लें जी, स्टार्ट एक्टिविटी प्लीज़। जी, अपने सवालों पे गौर करें और मुझे ये बताएं कि बच्चे वो आसान सवाल हल करने के बाद क्या कर सकते हैं, उनकी सलाहियत क्या डेवलप हुई। इनका ये स्टेप है जी कि ये बच्चे जो हैं 1 to 5 जो हैं नेचुरल नंबर्स ये ऐड कर सकते हैं पहले पीरियड पढ़ाने के बाद। ये इन्होंने जी पहला स्टेप बनाया।
अब देखें, इससे आगे हम चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप इन्होंने डिसाइड कर दिया कि स्टूडेंट कैन ऐड 1 इन फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। जी बात हमने मान ली, सर अगला स्टेप बताएं। ये इनका दूसरा पॉइंट आ गया जी, स्टूडेंट कैन ऐड फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। पहला पॉइंट क्या था? स्टूडेंट कैन ऐड 1 इन फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। फिर इन्होंने अपने पेपर के मुताबिक जब सवाल देखे तो इन्होंने कहा कि बच्चे ये कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो पहले 3 नेचुरल नंबर्स को, पहले 3 कुदरती एदाद को वो किसी भी ऑर्डर में आपस में जमा कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेप था इनका। तो फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? स्टूडेंट कैन ऐड एनी टू फ्रॉम द फर्स्ट 3 नेचुरल। तो भाई टारगेट तो मैंने आपको ये दिया था। क्लास आप देखें, मैंने क्या कहा था 3 नंबर कि आप देखें कि इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि जब लर्निंग आउटकम आ जाएगी, ये एक नुक्ता जहन में रख लें, ऐड सिंगल लर्निंग आउटकम आ जाएगी तो आप जब तक उनकी मेंटल एज को मद्देनजर नहीं रखेंगे आप उस पर सही चल ही नहीं सकते। अब जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? कोई सोच रहा था कि ये 5वीं क्लास है, ठीक है, कोई ये सोच रहा था, लेकिन जब मैंने पेपर बनाने का कहा था तो मैंने क्या कहा था कि ये ऑलमोस्ट 1 क्लास हो। अदरवाइज मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आपको पेपर बनाने के लिए कोई ग्रेड कहा था। मैंने जब पहले लर्निंग आउटकम की बात हो रही थी उस वक्त ग्रेड 1 जरूर कहा था। अब किसी ने उसको 5वीं के लेवल पे असेस कर लिया है, किसी ने उसको दूसरी के लेवल पर असेस कर लिया है। बेसिकली आप देखें कि जो स्टेप्स हैं, जो असल चीज़ है वो क्या इंडिकेट कर रही है। पहले आसान चीज़ पे आप आएँ, उसके बाद उससे मुश्किल चीज़ पर आएँ। तो क्या ख्याल है, जब हम लर्निंग आउटकम्स को आगे उसके सब कंपोनेंट्स के, सब लर्निंग आउटकम्स में डिवाइड करते हैं तो वो किस चीज़ का तयन करती हैं? टीचिंग स्ट्रेटेजी का। किस चीज़ का तयन करती हैं? और मेरे भाई ने यही सवाल किया था उस वक्त कि ये टीचिंग स्ट्रेटेजी की तरफ हम तो जा रहे हैं। असल जो फ़ायदा है लर्निंग आउटकम्स का करिकुलम के अंदर वो यही है कि हमारे टीचर को वहाँ से ये पता चल जाता है कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, तो उस हवाले से वो आगे चलता है। ये जी कुछ सवाल हैं आपके सामने, ज़रा ये बताएं कि इसमें ये क्लास के बच्चे जो हैं ये क्या कर सकते हैं। देखें 1 से लेके 2, 3, 4 जी। अब बात यह है कि आपसे बात अब फिक्रा निकल नहीं रहा, अब लर्निंग आउटकम नहीं बन रहे, लिखें। ऐसे नहीं, मैंने क्या कहा था, जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, मैंने वो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने ले आया हूँ। अब इसको लिखें, अपने कोलीग को बताएं, उसी स्टेप को रिवाइज करें कि आप लिखेंगे, अपने कोलीग से बात करेंगे, फिर आप किसी एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि ये क्या वही बात है। ये मैंने इसीलिए एक्सरसाइज आपके लिए रखी थी कि आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखें यहां पे एक इशू है, यहां पर एक इशू है। वो इशू ये है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स जो हैं, अगर मैं ये कह दूं 1 + 2 + 3 + 4, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स +9 देखिए आपने लिखा है, आपने यही लिखी है ना सबने, क्या हुआ, चेंज हो गई है। तो ये देखें कि सोचना तो ये है कि ये स्पेसिफिक वो लर्निंग आउटकम क्या होगी। चलें इसको ऐसे ना कर लें, स्टूडेंट कैन ऐड फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स टू फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। टेकिंग 2 एट ए टाइम। अब जाके बात जो है ना वो कुछ क्लियर होगी। जी, अब जो लर्निंग आउटकम्स आपने लिखनी होती हैं उसमें दूसरी बात, पहली बात पे अभी हम फोकस कर रहे थे, टू डू, कि वो कर क्या सकते हैं।
अब आपको मेरा ख्याल है इस हकीकत का कुछ अंदाज़ा हो गया है कि वो क्या कर सकते हैं। अब इससे अगले स्टेप पर जाना है। अगला स्टेप हमारा क्या है कि हमने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है। इसमें तो बाई चांस जो हम एक्टिविटी कर रहे थे उसमें ऐड का वर्ड हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है जी। लेकिन ज़रा गौर करें कि ये आपके सामने 3 सेट्स मैंने दिए हैं वर्ब्स के। मुझे आपने ये बताना है कि इन 3 सेट्स में से, 3 ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप हायर लेवल की थिंकिंग को जाहिर करता है, कौन सा ग्रुप हायर लेवल की थिंकिंग को जाहिर करता है। देखें सारे ज़रा पढ़ लें एक दफ़ा, एक वर्ड को देख के ना चले जाइएगा। ये पूरा ग्रुप की बात हो रही है जी। तरतीब कोई भी हो, लेकिन ये है कि एक आप इनको पढ़ते हैं ना जब, तो अंदाज़ा होता है कि ये कितनी की डेप्थ का इजहार कर रही हैं। वो डेप्थ आपने मुझे बतानी है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो ज़्यादा डेप्थ का इजहार कर रहा है। जी सर, आप बताएं। In fact, sir, all these 3 groups are in hierarchical order. I think the first is the easier one, the second is a bit higher order, and the third is the जी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट है हमारा, ये नॉलेज के लेवल का इजहार कर रहा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको पता है ना कि 6 लेवल होते हैं, तो वो 6 लेवल्स के हवाले से ये पहला लेवल है जो कि नॉलेज है। उसके बाद दूसरा देखें, ये कॉम्प्रिहेंशन, और ये तीसरा लेवल देखें, ये एप्लीकेशन। चलें इससे अगले लेवल भी देखते हैं। ये लेवल जो है ये एनालिसिस, और